अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 जमादियत सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। किसान एक बार फिर पंजाब हरियाणा शंभो सरहद से दिल्ली की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। किसानों ने इसे दिल्ली चलो तहरीक का नाम दिया है, जिसमें शंभो बॉर्डर पर 8 माह यानी 13 फरवरी से एहतजाज कर रहे किसान आज जुम्मे की दोपहर 1 बजे बगैर ट्रैक्टर ट्राली के पैदल दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। आज 101 किसानों की पहली खेप रवाना होगी। किसानों की तहरीक के पेश नज़र हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए हैं। हरियाणा हुकूमत ने अम्बाला शंभो बॉर्डर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। जलसों और जुलूसों पर यह पाबंदी आयद कर दी गई। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन और वाटर कैनन का भी इंतजाम किया गया है। अम्बाला में आज जुम्मे को तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। किसानों के एहतजाज और अम्बाला जिले में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जिले इंतजामिया ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का हुक्म जारी किया। ये दिल्ली चलो तहरीक किसान रहनुमाओं सरोन सिंह पंढर और जगजीत सिंह डलेवाल की क़यादत में चल रही है। अपने फैसले के बारे में बात करते हुए पंढर ने कहा, हम गुज़श्ता 8 माह से यहाँ बैठे हैं। हम पर अपने ट्रैक्टरों को तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया गया, इसलिए अब हमने पैदल दिल्ली जाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे की सुबह कौमी दारुल दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के लॉन में डॉक्टर BR अम्बेडकर को 79वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अम्बेडकर की मसावत और इंसानी वक़ार के लिए अनथक जद्दोजहद नस्लों को मुतासिर करती रहती है। महापरिनिर्वाण दिवस पर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इनके सामने सर झुकाते हैं, जो हमारे आइन के मोहम्मद और समाजी इंसाफ के मीनार हैं। मसावत और इंसानी वक़ार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की अनथक जद्दोजहद नस्लों को मुतासिर करती रहती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए तशद्दुद को अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि अब मथुरा में भी अलर्ट का माहौल पैदा हो गया है। मथुरा पुलिस यहाँ के हर कोने पर खुसूसी नज़र रखे हुए हैं। पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन की मदद भी ले रही है, जिसके जरिए गुंजान आबाद इलाकों की स्कैनिंग की जा रही है। पुलिस यहाँ किसी किस्म की गफलत नहीं बरतना चाहती। पुलिस को हिंदू तंजीमों की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के तनाज़े के दरमियान कई हिंदू तंजीमों ने आज 6 दिसंबर को जन्मभूमि पर जल अभिषेक करने का ऐलान किया है। इसके बाद मथुरा पुलिस इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। यहाँ पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जन्मभूमि, शाही ईदगाह और मखलूत आबादी वाले इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। आज जुमे के पेश नज़र इसके सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ये इन तंजीमों पर भी नजर रखी जा रही है जिन्होंने आज 6 दिसंबर को कृष्ण की जाए पैदाइश पर जल अभिषेक करने का ऐलान किया। पुलिस की सख्ती के बाद कुछ तंजीमों ने संभल में तशद्दुद के बाद मथुरा के आला ओहदेदारों की दरख्वास्त पर जल अभिषेक का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया, लेकिन पुलिस अब भी कोई गलती नहीं करना चाहती है। खुदा के मुक़द्दस और अजीम घर बाबरी मस्जिद को भुलाया नहीं जा सकता। इसकी शरई हैसियत हमेशा मस्जिद के तौर पर कायम रहेगी। आज बाबरी मस्जिद का 32वां यौम शहादत है और हस्ब रिवायत 3:45 पर रज़ा एकेडमी की जानिब से अजानें दी जाएगी। साथ ही मुल्क भर में इसका एहतमाम करने की अपील भी की गई, लेकिन इस साल पुलिस की जानिब से दबाव बनाया जा रहा है कि अजानें ना दी जाए। इस ताल्लुक से पुलिस एहलकार मुसलसिल मुंबई में रज़ा एकेडमी के दफ्तर आकर और कुछ पहरा भी दे रहे हैं, लेकिन एकेडमी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने प्रोग्राम से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। रज़ा एकेडमी के सरबराह मोहम्मद सईद नूरी ने इस ताल्लुक से कहा है कि रज़ा एकेडमी की जानिब से 1993 से अजान देने का सिलसिला शुरू किया गया है, जो हमेशा जारी रहेगा। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि पुलिस एहलकार बार बार हमारे दफ्तर आ रहे हैं और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फैसले पर कायम हैं। हम खतरी मस्जिद के बाहर बुनियाद रोड पर, मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद कॉर्नर पर, मंडवी पोस्ट ऑफिस के पास और शालीमार होटल कॉर्नर भेंडी बाजार पर अजानें देंगे। उत्तर प्रदेश में मजहबी मुकामात पर नस्ब लाउड स्पीकर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की रियासत के आला हुकाम को दी गई हिदायत के बाद आज कई अजला में पुलिस ने मजहबी मुकामात का मुआयना किया और कई मुकामात से लाउड स्पीकर्स उतरवा दिए गए। पुलिस अफसरान का कहना है कि सूती आलूदगी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना खतूत पर अमल कराया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी है कि मजहबी मुकामात या म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में मुकर्ररा हद से ज़्यादा आवाज़ में और मुकर्ररा वक्त के बाद लाउड स्पीकर या DJ का इस्तेमाल ना करने को यकीनी बनाया जाए। इनका कहना है कि मुअम्मर अफराद, मरीजों और तलबा के लिए तेज़ आवाज़ बड़ा मसला है। क़ब्ल इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई की गई थी, मगर इसका एक बार फिर मुआयना किया जाए।
यहाँ खामियां मिली वहां से लाउड स्पीकर फौरी तौर पर उतारे जाएं। वज़ीर आला योगी की इन हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश के बेशतर अजला में पुलिस अफसरान ने अलग सुबह ही मजहबी मुकामात यानी मस्जिद व मंदिर का मुआयना किया और जिम्मेदारान को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक कानून पर अमल करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने के बाद से अब तक यानी 12 दिन तक चली मीटिंगों और मुलाकातों के बाद आखिरकार जुमेरात की शाम आज़ाद मैदान में 54 साला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के 31वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी मरतबा वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं। इनके हलफ लेने के बाद साबिक वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला और इनके बाद अजीत पवार ने भी नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। तीनों लीडरों को हलफ महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने दिलवाया और हलफ लेने की कार्रवाई महज 15 मिनट में मुकम्मल हो गई। इन तीनों के अलावा और किसी लीडर ने फिलहाल हलफ नहीं लिया, जिसके सबब काबीना में कौन कौन होगा और किसके पास कौन सा कलमदान होगा, इस पर सस्पेंस हुनूस बरकरार है। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर तशद्दुद में पुलिस की गोलियों से 5 नौजवानों की शहादत और अजमेर शरीफ की दरगाह समेत दीगर मुकामात पर मसाजिद के सर्वे के मुतालिबात के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून से मुतालिक अर्जी पर जुमेरात को समाअत नहीं हो सकी। इस अदालती रवैये पर मुल्क के इंसाफ पसंद हलकों में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार और दीगर के जरिए इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी और दीगर मिली तंजीमों ने मुदाखलतकार के तौर पर अर्जी दायर कर रखी है। संभल में तशद्दुद, हलाकत और शरपसंद अनासिर के जरिए मुल्क में दीगर मुकामात पर माहौल ख़राब करने की कोशिशों के दरमियान जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, ताकि शरपसंद अनासिर की हरकतों पर लगाम कसा जा सके। पहले इस अर्जी पर 4 दिसंबर को समाअत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, जिसके बाद वक्त में कमी के सबब इसको 5 दिसंबर पर मौकूफ़ कर दिया गया। ताहम आज भी वक्त की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत नहीं हो सकी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि योगी ने आज बांग्लादेश की अक़लियतों, बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में मज़ाक़-ख़ेज़ तबसरा किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि कहीं भी अक़लियतों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ नारवा सलूक का हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या ताल्लुक़ है। ओवैसी ने कहा कि आया वो कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों को यरगुमाल बना लिया जाए। अगर इन्हें बांग्लादेशी अक़लियतों की इतनी ही फिक्र है तो आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेज देते? बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म हिंदुस्तान में क्यों रह रही है? असदुद्दीन अवैसी ने योगी की जानिब से बाबरी मस्जिद के बारे में इज़हार ख्याल पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद मंदिर को मुनहदिम करके बनाई गई थी। जामा मस्जिद का मामला भी 1877 व 89 में हल हुआ था और अदालतों ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि संभल की जामा मस्जिद एक मस्जिद है और वहाँ कोई मंदिर नहीं है और ना ही वहाँ हिंदू पूजा की जाती है। सदर मजलिस ने कहा कि योगी के दुकान में सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम खामोशी से योगी की बातों पर यकीन कर लेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान से यह वाज़ेह होता है कि मसाजिद को मंदिरों में तब्दील करने के ये मामलात बीजेपी की स्पॉन्सर करदा है। जब कोई मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है तो किसी को इस मुकदमे पर असरअंदाज होने का हक नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 साल मुकम्मिल हो गए हैं। 32 साल बाद भी आज मुल्क के मुसलमानों में और सेकुलर ज़हनियत रखने वालों के दिलों में ये यादें और दिन गम से भरा है। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को एक तवील कश्मकश के बाद हिंदू जुनूनियों के हुजूम ने ढा दिया था। इस दिन को मुल्क की अक़लियतें, बिलखुसूस मुसलमान और सेकुलर जहन के हामिल अफराद एक सियाह दिन समझते हैं। 80 के दहक से कबल अयोध्या मसला एक मुकामी मसला था, लेकिन शाह बानो केस के बाद सख्तगीर हिंदुओं की खुशामद के लिए इस वक्त की राजीव गांधी हुकूमत के दौर में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया और हिंदू अनासिर को शिलान्यास की इजाज़त दी गई, जिसके साथ ही मसाइल का पिटारा खुल गया। बीजेपी ने अपने क़याम के बाद राम मंदिर को एक अहम मौजू बनाया और इसी मौजू की बुनियाद पर इसने 1984 में 2 सीटों से आज 240 सीटों तक कामयाबी का सफ़र तय किया। गुज़िश्ता लोकसभा में बीजेपी की नशिस्तों की तादाद 303 थी। राम मंदिर तहरीक की क़यादत उस वक्त के बीजेपी लीडर LK अडवाणी ने की थी। उन्होंने सोमनाथ से एक खूनी रथ यात्रा निकाली थी। ये यात्रा जहां जहां गई वहां पर फिरकाराना फसादात बर्पा हुए थे और कशीदगी पैदा हुई थी। 1990 में इस यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में इस वक्त के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के हुक्म पर रोका गया था और LK अडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरफ्तारी के नतीजे में बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़ेर क़यादत हुकूमत की तायद वापस ली थी और तहरीक अदम एतमाद में इसका जवाल हुआ था।
इसी साल बाबरी मस्जिद पर कार सेवा के नाम से एक हमला किया गया था, जिसे उस वक्त की मुलायम सिंह यादव हुकूमत ने नाकाम बनाया था। तमाम राम मंदिर तहरीक जारी रही और 6 दिसंबर 1992 इतवार के दिन हजारों कार सेवकों का हुजूम अयोध्या में जमा हुआ। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत थी, जबकि मरकज में कांग्रेस के मुतनाज़ा लीडर पीवी नरसिम्हा राव की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत बरसर इख्तिदार थी। 6 दिसंबर से कबल चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए तयख़ुन दिया था कि वो बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे। इसी तरह कौमी यकजहती कौंसिल का भी इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव और मरकजी हुकूमत से कहा गया था कि वो किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन एक मिली भगत के तहत कल्याण सिंह और नरसिम्हा राव की हुकूमत ने बेअमली का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया के सामने हिंदू गुंडा अनासिर ने तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और बाबरी मस्जिद के मीनारों के मुनहदिमा मीनारों के साथ अक़लियतों और एतदाल पसंदों का हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म और निज़ाम पर एतमाद भी मुतज़लज़िल हो गया। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम का दिन आज एक ऐसे वक्त आया है जब पूरे मुल्क में कई मुकामात बिलखुसूस काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, अजमेर की दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मध्य प्रदेश की कमाल मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद और दूसरे कई मसाजिद और दरगाहों पर दावे किए गए हैं। मुख्तलिफ अदालतों में इन मसाजिद पर दावे करते हुए कहा गया है कि वहाँ मंदिरों को तोड़कर मसाजिद और दरगाहें तामीर की गई है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन समाज को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मुगल हुक्मरान बाबर के कमांडर के इक़दामात और बांग्लादेश में आज के हालात यकसा हैं। अपोजिशन ने इसका जवाब देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि आदित्यनाथ इंतशार की सियासत कर रहे हैं और झूठा बयानियाँ फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला जो 43वें रामायण मेले के इफ्तिताह के लिए अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, कहा कि लॉर्ड राम ने पूरे समाज को मुत्तहिद किया था। आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमने इत्तेहाद को अहमियत दी होती और कौम के दुश्मनों को समाजी अज़बियत पैदा करने की हिकमत अमली में नाकाम किया होता तो यह मुल्क कभी गुलाम नहीं बनता, हमारे मुक़द्दस मुकामात की बेहुरमती नहीं होती। मुट्ठी भर हमलावर हम पर हमले की जुर्रत नहीं करते और हिंदुस्तान के बहादुर सिपाही इन्हें कुचल देते, लेकिन समाज में रुकावटें पैदा करने वाले बाज़ लोग कामयाब रहे। योगी ने कहा कि जो लोग जात पात की बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं और समाजी ताने बाने को ला रहे हैं, वो आज भी सरगर्म हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देखिए पड़ोसी मुल्कों में हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज दोनों शहरों में मुनक़िदा मुख्तलिफ महकूमाजात के प्रोग्राम्स में शिरकत के दौरान अपने खिताब में कहा है कि रियासती हुकूमत समाज के हर तबके की तरक्की के लिए इक़दामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से 1 साल के दौरान अंजाम दी गई खिदमात का तस्करा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने से कबल जो वादे किए थे, इन पर अमलावरी को यकीनी बनाया जा रहा है। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजारत माल व अमकिना की जानिब से तैयार करदा इंद्रम्मा अंडालू सर्वे ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने 5 साल के दौरान 25 लाख इंद्रम्मा अंडालू की तामीर का निशाना रखा हुआ है और इस निशाने की तकमील के जरिए हुकूमत रियासत के गरीबों से किए गए वादे को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि 10 साल के दौरान केसीआर ने अपने फार्म हाउस और पार्टी दफातर की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ की, जबकि 33 अजला में हुकूमत की जानिब से किसी भी मकानात की स्कीम पर अमलावरी नहीं की गई और बेघर अवाम को मकानात की फराहमी के मामले में कोई पेशरफ नहीं की गई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने से कबल कांग्रेस ने इंद्रम्मा इंदालू स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत बेघर गरीब शहरियों को मकानात की फराहमी के इक़दामात का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से ऐप मुतारिफ करवाया जा रहा है ताकि दरख्वास्त गुजार इंद्रम्मा अंडालू के तहत दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की तनक़ी करते हुए इनकी दरख्वास्तों के मौक़िफ़ के मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पुष्पा 2 के अदाकार अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चिकरपल्ली पुलिस ने एक खातून की मौत और लड़के की तशवीशनाक हालत पर पैदाश शुदा तनाज़े के सबब कार्रवाई की और अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ये बात डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन ने बताई। संध्या थिएटर में कल पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ में 35 साला खातून रेवती हलाक हो गई, जबकि इसका एक 9 साला लड़का श्री तेजा शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गुज़िश्ता रात अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर पहुंचे, जिसके बाद वहां मौजूद शायकीन की भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस दौरान दिलसुखनगर इलाके की खातून रेवती हलाक हो गई। इस वाक़े के बाद बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के वकला ने अल्लू अर्जुन, हिदायतकार सोकुमार, प्रोड्यूसरों और संध्या थिएटर इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। चिकरपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
बीआरएस के साबिक वजीर टी हरीश राव को तेलंगाना हाईकोर्ट से उस वक्त राहत मिली जब अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि वो हरीश राव को गिरफ्तार ना करें। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में हरीश राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बीआरएस दौरे हुकूमत में कांग्रेस कायद जी चक्रधर गौड़ के टेलीफोन टैपिंग की शिकायत की गई। पुलिस मुकदमे को कालादम करार देने के लिए हरीश राव हाईकोर्ट से रुजू हुए। जस्टिस लक्ष्मण ने आज दरख्वास्त की समाअत की और पंजागुट्टा पुलिस को हिदायत दी कि वो हरीश राव को गिरफ्तार ना करें। अदालत ने कहा कि मुकदमे के सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर सकती है और तहकीकात में हरीश राव को मुकम्मल ताउन करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बड़े पैमाने पर हिम्मत अफजाई की अहमियत उजागर करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुतला किया कि रियासती हुकूमत आने वाले 2 साल में 3000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी और शहर हैदराबाद को आलूदगी से महफूज रखा जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अवामी हुक्मरानी के जश्न के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम की भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी के लिए हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो फ़ायदे होते हैं, इनसे अवाम में शऊर बेदार करने की जिम्मेदारी महकमा ट्रांसपोर्ट पर आयद होती है। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से कहा कि वो शहर हैदराबाद में इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए मराद की पेशकश के ताल्लुक से मनसूबा तैयार करें, क्योंकि हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है। ड्रग्स डिस्पोजल कंपनी हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से आज 7.5 करोड़ रुपए मालियती जब्तशुदा मंशियात को तल्फ कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एन शिफ्ता IPS DCP डिटेक्टिव डिपार्टमेंट हैदराबाद की ज़ेर क़यादत मंशियात तल्फ करने के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गोशामेल स्टेडियम में नार्कोटिक्स विंग की जानिब से जब्तशुदा मंशियात को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि NDPS एक्ट के तहत क़वायद के मुताबिक यह मंशियात जब्त की गई और दोबारा इसके इस्तेमाल को रोकने के मकसद से इसे एहतियाती इक़दाम के साथ तल्फ किया गया है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के मामले में संजीदा है और मंशियात के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सैयद जलालुद्दीन जफर यूथ वेलफेयर तेलंगाना की जानिब से फुटपाथ पर रहने वाले बेघर अफराद और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक इंसानियत भरा कदम उठाया जा रहा है। वेलफेयर टीम ने सर्दी के इस शदीद मौसम में गरीब लोगों में कंबल तकसीम किए जो इनके लिए राहत का सबब बने। टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये काम अंजाम दिया जहां गरीब और बेसहारा लोग सर्दी की शिद्दत से परेशान थे। वेलफेयर के जिम्मेदारों का कहना है कि इस मदद का मकसद गरीब तबके को सर्दी के मौसम में ठंडक और मुश्किलात से बचाना है। इंसानियत की खिदमत और ज़रूरतमंद लोगों की मदद हर शख्स का फ़र्ज़ है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मुसीबत ज़दा लोग खुद को अकेला महसूस ना करें। टीम के वॉलंटियर्स ने अपने बयान में यह बात कही।